सो वेरी मॉम वेलकम टू पॉकेट एमबीए सीरीज गाइस। और ये है इसका एपिसोड नंबर 2 जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, जो कि है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। तो क्या ये कंसेप्ट है, चलो समझने की कोशिश करते हैं। प्रोडक्शन होता क्या है, कैसे एक पर्टिकुलर माल को प्रोड्यूस करके आपके घर पे पहुंचाया जाता है। यहाँ पर मैं वो वाले माल की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर होता है और आपके घर तक पहुँचता है। अब ये जो चीज़ होती है पूरी प्रोडक्शन की, क्या सीन होता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के साथ। तो बिना किसी टाइम को शुरू करें, स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो अगर हम आ चुके हैं यहाँ पर, सबसे पहले कि ये थ्योरी हमें टीच क्या करती है, ठीक है। तो ये थ्योरी हमें बेसिकली ये बताती है कि भाई कैसे एक पर्टिकुलर गुड मैन्युफैक्चर होता है, कैसे एक पर्टिकुलर गुड रॉ मटेरियल से बनता है, और बेसिकली ये भी चीज़ बताती है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिकता कितना है प्रोडक्शन के अंदर। हम ये भी चीज़ देखने की कोशिश करेंगे। हम ये भी देखेंगे किस तरीके से आप फिक्स्ड कैपिटल को यूज़ करते हो, रॉ मटेरियल को यूज़ करके, लैंड को यूज़ करके एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं प्रोडक्शन के अंदर। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ मैंने आपको एक फ्लो चार्ट फॉर्म में लिखी हुई है, जिसमें मैंने ये चीज़ बताया है कि जो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन है वो एक्चुअली में आपको क्या बताती है। तो पहला, हाउ मच वेरिएबल यू विल यूज़, ठीक है। मतलब हाउ मच वेरिएबल जो आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो। वेरिएबल मतलब क्या हो गया, वेरिएबल मतलब कैसे कितना आप प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल यूज़ करोगे, कितना लैंड आप यूज़ कर रहे हो, कितने आप बेसिकली एम्प्लॉयज़ को यूज़ करते हो, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें हैं, कितना आप लेबर को यूज़ करते हो, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारा आपका थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के अंदर पढ़ते हो आप। दूसरी चीज़, कितना एक प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है, ये भी प्रोडक्शन के अंदर पढ़ते हो। तीसरा, कितना रॉ मटेरियल वगैरह आपको चाहिएगा, जो मैं पहले बात कर चुका हूँ, ये भी आप इसके अंदर ही देखते हो। और कितना गुड्स बिकते हैं, ठीक है, कितना गुड्स सेल होता है आपका, क्या आंकड़ा रहता है, कितना माल आपका बिकता है, वो भी आप इसके अंदर देखते हो। आगे देखते हैं प्रोडक्शन के बारे में। प्रोडक्शन एक्चुअली में क्या होता है। तो प्रोडक्शन और कुछ नहीं है, कुछ इनपुट्स को यूज़ करके आप एक आउटपुट को जनरेट कर रहे हो, ये एक प्रोडक्शन है, ठीक है। यानी आपने कुछ पर्टिकुलर वेरिएबल, या आप कह सकते हो पर्टिकुलर वेरिएबल इनपुट्स को यूज़ किया, और उन इनपुट्स को यूज़ करने के बाद आपने कुछ आउटपुट बनाया, ठीक है। और वो आउटपुट आपने सपोज कंज्यूम या तो खुद किया, या आपने सर्विसेज ऐसी बनाई, या आपने आगे जाके बेची। तो ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें आप इनपुट से आउटपुट बना रहे हो, ये तुम्हारा आता है प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। तो इट इज़ नथिंग बट आर्ट ऑफ क्रिएटिंग समथिंग इन द फॉर्म ऑफ अ रेडी टू यूज़ गुड और अ सर्विस, ठीक है। यानी एक ऐसी चीज़ को बनाना, ठीक है, जो कि या तो एक पर्टिकुलर आपके पास फिजिकल प्रोडक्ट हो, या आप कोई सर्विस बना रहे हो, ठीक है। तो इस चीज़ को पूरा क्रिएशन का जो आर्ट है वो प्रोडक्शन है। आगे चलते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट्स एंड कन्वर्ट इनटू आउटपुट्स। यानी मेरे पास सपोज 15-16 इनपुट्स हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं मैगी बनाने की भी बात करता हूँ, तो मेरे पास मैगी बनाने के लिए पर्टिकुलर वो पहले मैगी वाला जो प्रोडक्ट जो मैं खरीद के लेके आता हूँ, वो पैकेट मेरे पास होगा, उसके साथ कुछ मसाला होगा, पानी डालना पड़ेगा, ये सब चीज़ें एडअप करने के बाद मेरे पास एक फाइनल आउटपुट आएगा। तो ये जो पूरा आर्ट है, जिससे मैंने कुछ इनपुट्स को कंबाइन करके एक आउटपुट को जनरेट किया। अब उसमें आप चीज़ डालो, जो भी डालो वो आपके ऊपर है भाई, स्वाद अनुसार, ये कोई कुकिंग चैनल तो है नहीं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये आपका होता है प्रोडक्शन का, समझ गए। आगे चलते हैं। देखो, कंबाइनिंग डिफरेंट इनपुट्स दैट विल प्रोड्यूस आउटपुट फॉर कंजम्पशन, ये आपका क्या होता है, पूरा प्रोडक्शन का एक सीन है, ठीक है। यहाँ मैंने उसको फ्लो चार्ट के अंदर ही लिखा हुआ है, जो ऊपर वाले वर्ड्स है उसको आप देख सकते हो। आगे प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली क्या बताता है भाई, कि जैसे इनपुट्स होते हैं और हमारा जो आउटपुट्स होता है ना, तो इनपुट और आउटपुट के बीच का जो रिलेशन है, वापस मैं देखो पिछली बार भी मैंने ये चीज़ की थी, जब मैंने पहले वाले सीरीज में बात की थी। तो ये जो मेरा रिलेशन है इनपुट्स और आउटपुट्स, तो वो रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन होता है, समझ गए। अब वो रिलेशन टेक्नोलॉजिकल रिलेशन हो सकता है, वो फाइनेंशियल रिलेशन होता है, वो उसके ऊपर आप इतना मत जाओ। अभी आप क्या समझो, इट इज़ नथिंग but the relation between physical inputs and physical outputs is known as the production function. Now this relation can be a technological stuff, then it will known as technological relations. समझ गए। यहाँ पर देख सकते हो ये चीज़। अब देखो आपने क्या किया, फिजिकल इनपुट्स और फिजिकल आउटपुट्स के बीच में एक रिलेशन बना दिया, उसको आपने नाम दे दिया प्रोडक्शन फंक्शन को, ठीक है। अब अपन इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अब आप बोलेंगे कि यार ये तुमने लिख तो दिया यहाँ पर, सबसे पहले तो कलर बदलो, समझ में आ नहीं रहा, ठीक है। तो मैंने इसको कलर चेंज करके भी आपको समझा देता हूँ। तो देखो जैसे मैंने Q इज इक्वल टू यहाँ पर लिखा हुआ है ना, A-B-C से लेके Z तक मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो A-B-C से लेके Z तक जो चीज़ें लिखी हुई है ना, ये कुछ और नहीं बल्कि वो वेरिएबल्स है, ठीक है। यानी जो आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो, जो इनपुट्स को आप यूज़ कर रहे हो, रॉ मटेरियल वगैरह, वो सारे ABC से लेके Z तक मैंने इसके अंदर लिख दिए। लेकिन अगर एक एग्जांपल के लिए बात करूँ कि यार मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा, केवल ये समझ सकते हो कैपिटल लग रहा है, कुछ अमाउंट ऑफ मनी लग रहा है, ठीक है। और कैपिटल को अपन ने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, K से रिप्रेजेंट कर दिया, और कोई लोग लग रहा है, पैसा लग रहा है और लोग लग रहे हैं। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, तो अपन लिख देंगे Q इज इक्वल टू F ब्रैकेट में L, K,
समझ गए, L फॉर लेबर, K फॉर कैपिटल। ये तब होता है जब मेरे पास केवल 2 इनपुट है, अगर और इनपुट है तो कॉमा में आगे एडअप होते रहेंगे टिल व्हेन यू कंप्लीट योर वेरिएबल्स, जब तक आप उसमें लिखते जा सकते हो कॉमा लगा के। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है आपका प्रोडक्शन फंक्शन। समझ गए, आगे आ जाओ, या वही चीज़ मैंने लिखी हुई है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो आता है प्रोडक्शन एनालिसिस का। प्रोडक्शन एनालिसिस के अंदर क्या होता है गाइस कि अपन एनालाइज करते हैं, ठीक है, जो अपना प्रोडक्शन करते हैं ना अपन, उसका अपन एनालाइज करते हैं। इंक्लूड्स द एनालिसिस विद द रिसोर्सेज सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल, योर रॉ मटेरियल, जितनी भी चीज़ों का एनालिसिस करते हो आप, ठीक है, फॉर प्रोड्यूसिंग द फाइनल आउटपुट। यानी एक फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए आप जितना ज़्यादा अपने रॉ मटेरियल या इनपुट्स का एनालिसिस करते हो, उस पूरे एनालिसिस के सिनेरियो को हम बोलते हैं प्रोडक्शन एनालिसिस। प्रोडक्शन एनालिसिस नथिंग बट द एनालिसिस विद द रिसोर्सेज सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एक्सेट्रा फॉर प्रोड्यूसिंग अ फर्म्स फाइनल प्रोडक्ट इज टर्म्ड एज प्रोडक्शन एनालिसिस। मेरे हिसाब से आप ये चीज़ समझ गए होंगे। यहाँ पर वही चीज़ मैंने लिखी है, मैंने लिखा है लैंड, लेबर, इनपुट, जो भी आप यूज़ करते हो ना रिसोर्सेज का, जब उसका आप एनालाइज करते हो, ठीक है, कि जब तक आपका फाइनल प्रोडक्ट नहीं बने तब तक आप उसको एनालाइजिंग करते हो, तो वो पूरा कंसेप्ट तुम्हारा क्या कहता है, प्रोडक्शन एनालिसिस का। अब देखो सुनो, यहाँ पर जो इनपुट्स है वो 2 तरीके के हम क्लासीफाई कर सकते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज वेरिएबल इनपुट्स एंड सेकंड इज फिक्स्ड। अब मैं आपको बड़ा थोड़ा समझा देता हूँ, इतनी डेफिनेशंस में डिटेल में नहीं जाऊँगा। यानी ये समझ सकते हो कि यार वेरिएबल इनपुट्स यानी वो इनपुट्स है जिसको आप शॉर्ट रन में चेंज कर सकते हो। अब आप बोलोगे एग्जाम्पल मतलब ये जो लेबर है, लेबर को आप बदल सकते हो, अगर आपको काम अच्छा नहीं लगा तो आप बदल सकते हो, कोई बड़ा ऐसा मेजर इशू आपके ऊपर आएगा नहीं, तो उस कंपनी के मालिक तो आप हो। दूसरा आप क्या बदल सकते हो, एनर्जी कंजम्पशन बदल सकते हो, ठीक है, एनर्जी कंजम्पशन बदल सकते हो, लेबर बदल सकते हो, रॉ मटेरियल्स को भी तक बदल सकते हो आप। तो ये जो चीज़ें हैं ये वेरिएबल इनपुट्स है, यानी जो छोटे टाइम में आप बदल सकते हो वेरिएबल इनपुट्स। अब दूसरा आता है फिक्स्ड इनपुट्स। फिक्स्ड इनपुट्स यानी वो तरीके के इनपुट्स जिसको आप शॉर्ट रन में बदल नहीं सकते। भाई आपने लैंड खरीद के आप बिल्डिंग बना दी, क्या इतनी जल्दी बदल दोगे क्या बिल्डिंग को? जो आपने जो बड़ी बड़ी मशीनरी, करोड़ों रुपए की मशीनरी खरीदी है, क्या आप उसको बदल दोगे क्या? नहीं बदल सकते। तो ये आपके किसके अंदर आते हैं, फिक्स्ड इनपुट्स के अंदर, ठीक है। यहाँ मैंने वही चीज़ लिखी हुई है। अब आता है मार्जिनल प्रोडक्ट। अब मेरी बात सुनो, आपको मैं ये चीज़ है ना ट्रिक से थ्रू एक याद कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इट इज़ नथिंग बट एन एक्स्ट्रा आउटपुट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम एडिंग 1 यूनिट ऑफ इनपुट टू द एग्जिस्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्टिव फैक्टर्स। यानी क्या है, अगर मेरे पास मान लो कुछ इनपुट्स हैं, उसमें अगर मैं +1 यानी एक 1 यूनिट ऑफ इनपुट और ऐड कर देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर इनपुट यूनिट्स थी, उसका प्रोडक्शन से मेरे पास आउटपुट यूनिट्स आती थी। अब अगर मैं उसी इनपुट यूनिट्स के अंदर कोई एक और इनपुट यूनिट्स ऐड कर देता हूँ, तो वो जो फाइनल मेरे पास बनता है प्रोडक्ट, वो बनता है मार्जिनल प्रोडक्ट। समझ गए? इसको इस ट्रिक से याद रख सकते हो जो मैंने नीचे लिखी हुई है। इनपुट यूनिट से आपकी क्या बनती है, उसका प्रोडक्शन में तब आउटपुट यूनिट्स बनता है। अब इनपुट यूनिट्स में अगर आप एक 1 यूनिट और ऐड कर देते हो कोई और, तो वो क्या बना देगा, मार्जिनल प्रोडक्ट। आगे आ जाओ, अगर थोड़ा और मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में जानते हो तो चलो साथ में सीखते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट देखो, तो यहां पर साफ लिखा हुआ है मार्जिनल प्रोडक्ट इज नथिंग, इज डिफाइंड एज एन एक्स्ट्रा आउटपुट that results from adding 1 unit of input to the existing combination of productive factors। यानी जो मेरे प्रोडक्टिव फैक्टर्स का एग्जिस्टिंग कॉम्बिनेशन है, यानी मैं जो इनपुट्स पहले से यूज कर रहा हूँ उसमें अगर मैं कुछ चेंज करता हूँ या 1 यूनिट और ऐड कर देता हूँ, उससे जो मेरे पास एक्स्ट्रा आउटपुट बन के आ रहा है, वो जो प्रोडक्ट होगा वो आपका क्या होगा, मार्जिनल आउटपुट, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब क्या हो रहा है, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव फैक्टर्स है उसमें आप केवल 1 यूनिट का इंक्रीमेंट कर रहे हो, और उस फैक्टर में 1 यूनिट का इंक्रीमेंट करने के बाद जो आपके पास एक्स्ट्रा आउटपुट आ रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट। यानी इट इज नथिंग बट एडिंग 1 यूनिट टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन फैक्टर्स इज टर्म्ड एज तुम्हारा जो भी मार्जिनल प्रोडक्ट, यानी एक्स्ट्रा आउटपुट है बेसिकली। जो ये कब आता है, जब आप प्रोडक्शन जो आपका प्रोडक्टिव फैक्टर्स का जो कॉम्बिनेशन है उसमें 1 यूनिट का और एडिशन कर देते हो, तो आपके पास आएगा मार्जिनल प्रोडक्ट। बात करते हैं आगे भाई। जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो आता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या है पता है, इसका मतलब वही है जो अपन ने पहले पढ़ा था पिछले बार, उसके जैसे यही है। तो अब इसमें आप क्या देखोगे, इसमें आप ये चीज़ समझने की कोशिश करोगे कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलता है, व्हेन द क्वांटिटी ऑफ 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज इंक्रीज। यानी जब आप एक फैक्टर का जो क्वांटिटी है प्रोडक्शन का उसको बढ़ा देते हो, बाकी प्रोडक्शन के फैक्टर्स को कांस्टेंट रखने के बाद, अगर मैं बाकी जितने भी फैक्टर्स है उसको कांस्टेंट रख दूं और केवल एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दूंगा, तो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो जाएगा।
ठीक है, ये आपका होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यानी इट इज नथिंग बट इट इज द क्वांटिटी ऑफ वन फैक्टर। आप ये समझ सकते हो, क्वांटिटी एक फैक्टर कोई भी प्रोडक्शन का आपने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि भाई सपोज मैंने कोई भी एक छोटा मोटा फैक्टर ले लो, या जैसे अगर मैं वेदर के बारे में बात कर रहा हूँ, वेदर मैंने बहुत इंक्रीज कर दिया, यानी कुछ भी फैक्टर ले सकते हो, जो क्वांटिटी ऑफ वन फैक्टर आपको प्रोडक्शन का आपने इंक्रीज कर दिया बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखने के साथ, तो ये होता है आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। समझ गए, यानी द क्वांटिटी ऑफ वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा दो, यानी कोई भी प्रोडक्शन के एक फैक्टर को आपने उसकी क्वांटिटी को बढ़ा दिया, तो बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखने के साथ आपने केवल एक फैक्टर को बढ़ा दिया, तो क्या होगा, आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट होगा उसमें क्या होगा, उस फैक्टर का मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। व्हेन द लॉ ऑफ वेरिएबल फैक्टर बिकम्स मोर इट कैन लीड टू नेगेटिव वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, जो कि हम नीचे भी देखते हैं। यानी अदर्स फैक्टर को कांस्टेंट रख दो, बाकी के फैक्टर को कांस्टेंट रख दो। ठीक है, तो और क्या कर रहा है, दूसरे फैक्टर्स को तो कांस्टेंट रखना है और केवल एक फैक्टर को आप बढ़ा दो। ठीक है, बाकी फैक्टर को कांस्टेंट रखने के साथ आप केवल एक फैक्टर को बढ़ा दो, जिसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट होगा उस फैक्टर का वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये जो पूरा सिनेरियो होगा इसको अपन बोलेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब वापस एक बार बता देता हूँ मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट बेसिकली वो एक्स्ट्रा आउटपुट है जो जनरेट होता है जब आप एक यूनिट का एडिशन कर देते हो, किसके अंदर, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर में। जब आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर है उसमें एक यूनिट का आपने और क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, तो वो एक यूनिट का इंक्रीमेंट करने के बाद जो आपका एक्स्ट्रा आउटपुट आ रहा है वो क्या हो जाएगा, आपका मार्जिनल प्रोडक्ट। और जब आप सारे जो भी प्रोडक्शन फैक्टर्स है उसको कांस्टेंट रख देते हो और केवल एक प्रोडक्शन फैक्टर को बढ़ा देते हो, तो उसकी वजह से जो मार्जिनल प्रोडक्ट में डिक्लाइन आता है, ये जो तुम्हारा पूरा कंसेप्ट है ये कौन शो करता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। समझ गए। अब यहाँ देखो एजम्पशंस क्या है, हमने क्या एजम्पशंस माने में भाई, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हमने एजम्पशन माने में बहुत ही सिंपल से, पहला कांस्टेंट टेक्नोलॉजी, कास्वा याद रखना है, कांस्टेंट टेक्नोलॉजी, शॉर्ट रन, वेरिएबल फैक्टर और होमोजेनस फैक्टर यूनिट। समझ में आ गई, ये चार चीजें याद रखनी है। यानी ये हम पहले से मान के चल रहे हैं, जब ये चीजें हैं तब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वैलिड है। अगर इन चीजों में से एक भी चीज डिस्टर्ब हो जाती है तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मतलब वैलिड नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को आप समझ सकते हो। यानी एजम्पशंस हमने क्या मानी हुई है, पहली कांस्टेंट टेक्नोलॉजी, दूसरी शॉर्ट रन। भाई टेक्नोलॉजी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, हमने नहीं बोला कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस यूज़ हो रही है, कांस्टेंट टेक्नोलॉजी है। शॉर्ट रन है, तीसरा क्या है, होमोजेनस फैक्टर यूनिट्स है, और चौथा वेरिएबल फैक्टर्स है। ठीक है, तो अगर हम इन चारों चीज़ों के ऊपर काम करते हैं तभी तुम्हारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वैलिड होगा। जो कि कहता क्या है, क्योंकि कुछ नहीं कहता भाई सारे प्रोडक्शन फैक्टर को कांस्टेंट रख दो, केवल एक फैक्टर को ऐसा इंक्रीज कर दो, तो उसकी वजह से अगर आपका डिक्लाइन आता है मार्जिनल प्रोडक्टर में, ये जो पूरा कंसेप्ट है कौन बोलता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और ये तब होगा जब ये एजम्पशंस को अपन लेके चलेंगे, कांस्टेंट टेक्नोलॉजी, शॉर्ट रन, वेरिएबल फैक्टर, होमोजेनस फैक्टर यूनिट, जब हम लेके चलेंगे चीज़ें, तब तुम्हारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक्चुअली में वैलिड होगा। ठीक है, समझ में आ गया। आप देखो मैंने इसको थोड़ा डिटेल में बताया हुआ है, जो हम नीचे फोटो में देखेंगे। कांस्टेंट टेक्नोलॉजी मतलब तो समझ ही गए। दूसरा वेरिएबल फैक्टर प्रोपोर्शन मतलब क्या समझ सकते हो, यानी यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं भाई, यहाँ ये चीज़ वैलिड कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं वेरिएबल इनपुट्स की बात कर रहे हैं। हमने नहीं बोला यहाँ पर फिक्स्ड आउटपुट के बारे में, फिक्स्ड इनपुट्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, वेरिएबल इनपुट्स, यानी वो इनपुट्स जो आप शॉर्ट रन में बदल सकते हो। इसलिए मैंने अगला फैक्टर शॉर्ट रन भी दिया हुआ है, देख सकते हो वहाँ पर। ठीक है, और होमोजेनस फैक्टर यूनिट यानी क्या हो जाती है, होमोजेनस फैक्टर यूनिट जो हमेशा सेम रहती है, जैसे प्राइस, यूनिट, क्वांटिटी, क्वालिटी, ये सब सेम है। होमोजेनस फैक्टर यूनिट्स मतलब जब आपकी प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी ये चीज़ें हम सेम मानते हैं, तब तुम्हारा होमोजेनस फैक्टर यूनिट्स होता है। आगे आते हैं स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। अब यहाँ पर 3 स्टेज होती है। ठीक है, पहला स्टेज जो होता है वो होता है रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू स्केल और आइसोकोएंट्स। ठीक है, अब बात करते हैं रिटर्न टू फैक्टर की। तो रिटर्न टू फैक्टर बेसिकली क्या है, तुम्हारा सारी चीज़ों को जब हम कांस्टेंट रख देते हैं, ठीक है, व्हेन ऑल द फैक्टर्स आर कांस्टेंट, और केवल एक फैक्टर को बढ़ाते हैं, तो आप देखोगे कि भाई उसके आउटपुट में भी रिलेटिवली इंक्रीज हो गया। अब देखो ये जो चीज़ है ना, वापस आपको लगेगा घूम घूम के चीज़ें आ रही है, और ये चीज़ एकदम ट्रू है। ठीक है, लगना भी चाहिए, क्योंकि ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है कहीं ना कहीं मार्जिनल प्रोडक्ट की पढ़ी है। ठीक है, तो समझ गए ना किस तरीके से खेल हो रहा है। मार्जिनल प्रोडक्ट की डेफिनेशन एक्चुअली में रिटर्न टू फैक्टर यहाँ पर बताई जा रही है। अगर हम गूगल पे भी सर्च करते हैं, चलो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया रिटर्न टू अ फैक्टर कि अगर मैं बात करता हूँ तो लिखा हुआ चेंज इन टोटल फिजिकल प्रोडक्ट विद एन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड विद द फिक्स्ड फैक्टर्स। यानी फिक्स्ड फैक्टर्स के अंदर केवल आप एक यूनिट का एडिशन कर देते हो वेरिएबल फैक्टर में, तो जो टोटल फिजिकल प्रोडक्ट में चेंज आता है। अब मेरी ढंग से बात सुनना, जो तुम्हारा
हमने मार्जिनल प्रोडक्ट बोला था, हमने बोला था कि जो एक्स्ट्रा आउटपुट जनरेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर चेंज इन टोटल प्रेडिक्टेबल प्रोडक्ट यानी कंपैरिजन की बात हो रही है रिटर्न टू फैक्टर में, समझ गए। ओनली व्हेन वन फैक्टर इज इंक्रीज कीपिंग ऑल अदर फैक्टर फिक्स, द रिजल्टेंट इंक्रीज इन आउटपुट इज कॉल्ड एज रिटर्न टू फैक्टर एंड दैट पर्टिकुलर आउटपुट इज टर्म्ड एज मार्जिनल प्रोडक्ट, समझ गए। यानी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखने के बाद अगर हम केवल एक चीज को बढ़ा देते हैं तो इस चीज के टाइम में जो मैं आप ये समझ सकते हो, ये जो पूरा कंसेप्ट है इसको अपन बोलते हैं रिटर्न टू फैक्टर। दूसरी तरफ मार्जिनल प्रोडक्ट कब था, हमने क्या बोला था भाई, यहाँ हमने ये नहीं बोला बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखो, एक फैक्टर को बढ़ा दो, मैंने ये नहीं बोला। मार्जिनल प्रोडक्ट में हमने क्या बोला था, सिंपल सा हमने चीज़ बोली थी, हमने बोली थी कि भाई जब सारी चीज़ें आप ये कह सकते हो कि भाई जब हम एक एक्स्ट्रा एक यूनिट और ऐड कर देते हैं हमारे एग्जिस्टिंग इनपुट्स के अंदर, तो जब वो हमारे पास एक्स्ट्रा आउटपुट आता है, यहाँ पर फैक्टर्स की मैंने बात नहीं करी, मैंने क्या बोला कि जब मेरे इनपुट्स ऑलरेडी जो प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स हैं उसके अंदर केवल मैं एक यूनिट का और एडिशन कर देता हूं, तो उसकी वजह से जो मेरे पास एक्स्ट्रा आउटपुट आता है वो एक्स्ट्रा आउटपुट तुम्हारा क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पर रिटर्न टू फैक्टर क्या बोलता है, रिटर्न टू फैक्टर ये चीज़ बोलता है कि भाई जब हम सारे फैक्टर को कांस्टेंट रखते हैं या फिक्स रखते हैं और केवल एक फैक्टर को बढ़ा देते हैं, यहाँ फैक्टर की बात चल रही है, वहाँ पर हमने फैक्टर की बात नहीं करी थी। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, जब हम एक फैक्टर को क्या कर देते हैं, इंक्रीज करते रहते हैं और बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रख देते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारे आउटपुट में इंक्रीज आता है उस चीज़ को हम बोलते हैं रिटर्न टू फैक्टर, समझ गए। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। अब इसमें भी स्टेजेस होते हैं। पहला, अब यहाँ पर हम कुछ बात करने वाले हैं स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन की, जो कि पहला है आपका इंक्रीजिंग रिटर्न। इंक्रीजिंग रिटर्न्स में क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स में आप ये मान सकते हो वेयर द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ न्यू वर्कर इज इंक्रीजिंग, यानी जब कोई नया वर्कर है या आप ये समझ सकते हो नया वर्कर की जब हम क्या कर रहे हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वो क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। नाम से पकड़ो, जब एक न्यू वर्कर की जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो रहा है तो स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स हो जाता है। डिक्रीजिंग रिटर्न्स में क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स में क्या हो रहा है, द स्टेज वेयर द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ईच न्यू वर्कर इज डिमिशिंग, यानी गिर रहा है, ठीक है, वो गिर रहा है, डिमिशिंग हो रहा है, यानी धीरे धीरे अब वो क्या हो रहा है, नीचे आना चालू हो गया। पहले ऊपर जा रहा था, अब स्लैंट हो रहा है, ऐसा ऐसा कर बन रहा है, ऐसा, ठीक है। और उसके बाद नेगेटिव रिटर्न्स में क्या होता है, एकदम नेगेटिव ही जाना स्टार्ट हो गया, डिमिशिंग मतलब यूं। अब वो उस देखो ग्राफ ऊपर कैसे बढ़ता है, यूं बढ़ता है। तो ये जो है तुम्हारा स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स है, जहाँ पर क्या हो रहा है, तुम्हारे न्यू वर्कर्स का मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है। डिमिशिंग रिटर्न्स कब होता है, जब तुम्हारा न्यू वर्कर का जो आप कह सकते हो कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिमिश हो रहा है, तो स्टेज ऑफ डिमिशिंग रिटर्न्स होता है, जो इस तरीके से ग्राफ जाएगा। जब हम बात करते हैं नेगेटिव रिटर्न्स, यहाँ पर तुम्हारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो नेगेटिव में चला गया, तो वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यह आप इस कर्व से देख सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंक्रीजिंग, डिमिशिंग और इन चीज़ों का। कांस्टेंट मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट रिटर्न्स अलग है। कांस्टेंट रिटर्न्स मतलब आप ये समझ सकते हो कि भाई जब मार्जिनल प्रोडक्ट आपको कस्टमर एक स्लैंट लाइन देता है, एक स्ट्रेट लाइन दे देता है, जो कांस्टेंट रिटर्न है, यानी एक पर्टिकुलर कोई भी उस पॉइंट के ऊपर कोई ना तो इंक्रीज हो रहा है, ना डिमिश हो रहा है, ना नेगेटिव जा रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, तो वो कांस्टेंट रिटर्न्स हो जाता है। अब यहाँ देखो इसी चीज़ को यहाँ मैंने लिखा हुआ है। और अब बात करते हैं अपन इकोनॉमिक रीजन के बारे में। तो यहाँ पर इकोनॉमिक रीजन को समझने के लिए हमें सबसे पहले आइसोक्वेंट्स जो कर्व्स है उनको समझना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले ट्राई करता हूँ आपको आइसोक्वेंट्स जो कर्व है वो समझा दूँ फटाफट से नीचे जाके। ये रहा, देखो आइसोक्वेंट कर्व्स क्या होते हैं, ये बेसिकली प्रोडक्शन फंक्शन का एक ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। यहाँ पर आप ये समझ सकते हो यार कि अगर मैं आपको बिल्कुल इजी डेफिनेशन बात करूँ तो मैं क्या सर्च करूँगा, आइसोक्वेंट। अगर मैं आपकी तरह एक नूब हूँ, वैसे मैं खुद एक नूब हूँ, तो मैं ऐसे जाके सर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि इट इज़ अ कॉनकेव लाइन प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ। पहला पॉइंट मिल गया हमें, क्या है, इट इज़ अ कॉनकेव लाइन प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ। सेकेंड पॉइंट क्या है, शोइंग ऑल द वेरिएबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स दैट रिजल्ट इन द सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट। जो ये क्या शो कर रहा है, जितने भी कॉम्बिनेशन हो रहे हैं किसके बीच में, टू इनपुट्स में, ठीक है, जो कि हमें सेम लेवल ऑफ आउटपुट दे रहे हैं। यानी जब बेसिकली दो चीज़ें याद रखो, सबसे पहले क्या याद रखिए अपने, इट्स अ कॉनकेव प्लॉटेड लाइन ऑन अ ग्राफ। समझ गए, कॉनकेव प्लॉटेड लाइन ऑन अ ग्राफ, बहुत बढ़िया भाई सर समझ गए। दूसरा हम क्या समझे, दूसरा हम ये चीज समझे कि इट शोज ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू इनपुट्स। दो इनपुट्स का जितना भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो आपको शो करता है, ठीक है। दैट विल रिजल्ट इन सेम लेवल ऑफ आउटपुट, जो कि क्या रिजल्ट में रहेंगे, सेम लेवल ऑफ आउटपुट में आपको रिजल्ट रिटर्न करेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोक्वेंट कर्व्स बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ टाइप्स ऑफ आइसोक्वेंट में लिखा हुआ है लीनियर, इनपुट आउटपुट और किंग्ड। अब देखो लीनियर आइसोक्वेंट मतलब क्या होता है,
यहाँ मैं नीचे बताता हूँ आपको। लीनियर आइसोकरेंट मतलब जब हम ये मानते हैं कि सारे प्रोडक्शन के फैक्टर जो है वो ये इस तरीके से आर परफेक्टली सूटेबल, जितने भी प्रोडक्शन के फैक्टर है वो क्या है, परफेक्टली सूटेबल है। ठीक है, इस समय क्या होता है, जो तुम्हारा कैपिटल और लेबर का मिक्स होता है वो इनफाइनाइट चला जाता है, यानी जो तुम्हारे यहाँ पर के है या लेबर है उनका जो मिक्स है वो इनफाइनाइट चला जाता है। तो इसकी वजह से जो तुम्हारे यहाँ पर सीन होता है ये क्या होता है, तुम्हारा लीनियर आइसोकरेंट। ठीक है, यानी सारे फैक्टर्स को हमने क्या माना है, ये देखो दो ही चीज़ें मेन है बेसिकली। यहाँ हमने क्या मांगा है, यहाँ हमने बोला है एज्यूम्स दैट ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस आर परफेक्टली सूटेबल, यानी जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, परफेक्टली सूटेबल मान रहे हैं अपन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हमने क्या माना, परफेक्टली सूटेबल माना। उस समय सूटेबल मानने के बाद जो हमारा के और एल में जो इनफाइनाइट मिक्स आया ये तुम्हारा लीनियर आइसोकरेंट शो करता है। आगे आ जाओ इनपुट आउटपुट आइसोकरेंट में। यहाँ हमने क्या बोला, ऊपर हमने क्या मांगा था कि भाई परफेक्टली सूटेबल है, जो आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो परफेक्टली सूटेबल है। यहाँ पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, जीरो सूटेबल, यानी सूटेबल है ही नहीं। इस समय जो आपका आइसोकरेंट है वो राइट एंगल की फॉर्म में आता है। ठीक है, इनपुट आउटपुट आइसोकरेंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस समय आपका आइसोकरेंट इस फॉर्म में आता है, के और एल के बीच में बनेगा, वहाँ पर ऊपर इनफाइनाइट मिक्स था, यहाँ पर राइट एंगल बन गया है। ठीक है, किंग्ड आइसोकरेंट में मतलब क्या, एज्यूम्स दैट बोथ के एंड एल हैव लिमिटेड सूटेबिलिटी, यानी देखो सुनो, सबसे पहले केस में हमने क्या बोला, परफेक्टली सूटेबल, लीनियर बन गया। इनपुट आउटपुट के अंदर क्या था, जीरो सूटेबल, राइट एंगल बन गया। यहाँ हमने क्या बोला, लिमिटेड सूटेबिलिटी, ना तो जीरो ना परफेक्ट, लिमिटेड। लिमिटेड सूटेबिलिटी की टाइम में तुम्हारा जो आइसोकरेंट है वो इस फॉर्म में आएगा, किंग शेप के फॉर्म में आएगा, इसलिए इसको अपन बोलते हैं किंग जो आपका आइसोकरेंट। समझ गए ना। आगे देखो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर क्या है, यहाँ लिखा हुआ है डाउनवर्ड्स टू द लाइन, स्मूथ एंड कंटिन्यूस, डू नॉट इंटरसेक्ट। बढ़िया, समझ गए ना, मतलब बेसिक समझो, टर्म्स इतना रटो मत ही, जो मैं बोल रहा हूँ हिंदी में वो समझने की कोशिश करो। जो चीज़ मेरे को भी कंफ्यूजिंग लगती है वो मैं गूगल पे सर्च कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे रिटर्न टू स्केल के बारे में। तो रिटर्न टू स्केल के अंदर हम क्या बात करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो आउटपुट्स है उसके बिहेवियर को हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं जब हम चेंजेस करते हैं किसके अंदर, इनपुट्स के अंदर। अब वो चेंजेस या तो आप साइमल्टेनियसली कर सकते हो या प्रोपोर्शनली कर सकते हो, यानी जो आउटपुट के अंदर जो चेंज आ रहा है, ठीक है, या आप जो आउटपुट को जब स्टडी कर रहे हो तब स्टडी कर रहे हो जब आप सारे इनपुट्स के अंदर चेंज कर रहे हो, या तो आप साइमल्टेनियसली चेंज करो या प्रोपोर्शनली चेंज करो। चेंज जो भी करना है वो आपके हाथ में है, बट जो आउटपुट की हम स्टडी कर रहे हैं ना इनपुट्स के अंदर चेंज करने के बाद, उसको हम बोलते हैं रिटर्न टू स्केल। ठीक है, अब इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। पहला इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न्स और डिक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल में क्या होता है गाइस, आप ये समझ सकते हो, यहाँ पर व्हेन आउटपुट इंक्रीजेज मोर देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन और इंक्रीज इन द आउटपुट्स, यानी जब आप आउटपुट आपका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, जब आपका आउटपुट इंक्रीज होता है, ज़्यादा आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, किससे, इनपुट्स की प्रोपोर्शनेट चेंज से भी। यानी क्या हो सकता है, आप डायग्राम में इसको टर्म्स के फॉर्म में लिखने में समझ में आएगा। आउटपुट इंक्रीजेस मोर देन द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन ऑल द इनपुट्स, यानी इनपुट्स के इंक्रीज से ज्यादा आउटपुट इंक्रीज हो गया। इस केस को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल। कांस्टेंट रिटर्न में क्या होता है, आउटपुट आल्सो इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन विच द इनपुट्स इंक्रीज, यानी जिस हिसाब से इनपुट इंक्रीज हो रहा है उस हिसाब से ही आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर तो आउटपुट ज्यादा इंक्रीज हो गया इनपुट से भी, ठीक है, यानी आउटपुट इंक्रीज मोर देन द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन ऑल द इनपुट्स, यानी जो इनपुट्स में प्रोपोर्शनेट इंक्रीज हो रहा है इससे भी ज्यादा आउटपुट बढ़ गया, तो ये क्या हो सकता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अगर आउटपुट और इनपुट दोनों आपने मतलब प्रोपोर्शनली इंप्रूव या तो इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, तो वो क्या होता है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। डिक्रीजिंग रिटर्न में क्या हो रहा है, जस्ट इंक्रीजिंग का उल्टा, यानी आउटपुट डिक्रीजेज मोर देन द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन ऑल द इनपुट्स। इंक्रीजिंग इनपुट्स यानी इनपुट्स जो है आपका उसमें आप प्रोपोर्शनेट इंक्रीज करते जा रहे हो, बट तुम्हारा आउटपुट क्या हो रहा है, लेस है, वो कम है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है, अब आइसो पॉइंट में पहले ही आपको समझा चुका हूँ, तो यहाँ पर रिटर्न टू स्केल का भी अब आता है मेन कॉन्सेप्ट जो कि है प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन। प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन वर्ड आप क्या समझते हो, यानी प्रोडक्ट को और ऑप्टिमाइज करना अकॉर्डिंग टू द यूजर, ठीक है, यूजर के हिसाब से उसको और ऑप्टिमाइज करना, उसके अंदर चेंजेस करना, उसमें एडजस्टमेंट्स करना, ठीक है, उसको और डिजायरेबल बनाना, ये क्या होता है, तुम्हारा प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन होता है। ठीक है, इट इंक्लूड्स द रेंज एक्टिविटीज रिलेटेड टू मेजरिंग, एनालाइजिंग, मॉडलिंग, प्रायोरिटाइजिंग, इम्प्लीमेंटिंग, यहाँ करके बहुत बड़ी एक पूरी सीरीज चलती है यहाँ पर साइकिल। यानी बेसिकली अपन कर क्या रहे हैं, ये एक ऐसी कला है जिसमें हम क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट में चेंजेस करते हैं और एडजस्टमेंट करते हैं जिससे वो यूजर के हिसाब से और भी ज़्यादा सूटेबल हो सके। ये तुम्हारा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पर क्या होती है, इट इंक्लूड्स द रेंज ऑफ एक्टिविटीज
रिलेटेड टू मेजरिंग, एनालाइजिंग। पहले क्या करा, मेजरिंग करा कि भाई प्रोडक्ट को पहले मेजर किया कि चलो मेजरिंग में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। दूसरा एनालाइज किया उसको कि भाई जो यूज़र के बिहेवियर के हिसाब से ये एनालाइज किया मैंने, उसको देखा कि उसमें क्या क्या कंटेंट्स है, क्या सारे एनालाइज कर लिया, मॉडलिंग करा, प्रायोरिटाइज किया, इंप्लीमेंट किया जो मेरे को लगा चेंजेस। यानी आप इसको एक कहानी की तरह लेके चलो, यानी आपके हिसाब से आपको अपने फ़ोन में और क्या क्या इंप्रूवमेंट्स चाहिए, वो प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन है। ठीक है, यानी नेसेसरी चेंजेस करना एक प्रोडक्ट के अंदर जिससे वो यूज़र के अकॉर्डिंग और बेटरली मतलब फिट बैठ सके उसकी ज़िंदगी में, ये प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन है। इसमें बहुत सारे हैं, जैसे एनालाइज कर लो, मॉडलिंग कर लो, प्रायोरिटाइज कर लो, ये सारी चीज़ें चेंज चलती रहेगी। लेकिन पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यूज़र के हिसाब से इसमें चेंजेस करना प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन का की फीचर है। अब ये इससे करने से फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि हम परफॉर्मेंसेज ऑफ इनपुट्स के बारे में पता लगा जाते हैं बाय इंडिकेटर्स। क्या होता है कि हम यार यूज़र जब हम किसी प्रोडक्ट को मार्केट में उतारते हैं तो कुछ इंडिकेटर्स लगाते हैं, जैसे यूज़र क्या हमें सिग्नल देता है, यूज़र सिग्नल देता है, सिग्नल इन द सेंस कि भाई ये हमारे लिए सही है या नहीं है। जब हमें पता लगता है कि नहीं, यूज़र सिग्नल क्या दे रहा है कि यार इसमें ये चीज़ होनी चाहिए, तो ये सिग्नल है। और बड़ी जो इंटरेस्टिंग फर्म्स है, जो बड़ी बड़ी आगे जाके नाम करती है फर्म्स, वो क्या करती है, इन सिग्नल्स को कैचअप करके अपने प्रोडक्ट में इमीडिएटली चेंजेस करती है। और ये जो इमीडिएट चेंजेस वो लोग करती है, ये प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। यानी इट हेल्प्स इन मॉनिटरिंग अ रेंज ऑफ परफॉर्मेंसेज ऑफ ऑल द इनपुट्स इन द फर्म वाया इंडिकेटर्स। ठीक है, यानी इनपुट की क्या परफॉर्मेंस हो रही है फर्म के अंदर, इंडिकेटर्स के थ्रू पता लगाते हैं। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर इसका एक इम्पैक्ट होता है। अब यहाँ पर देखो व्हाट इट सॉल्व्स, ये सॉल्व क्या करती है। सबसे पहले प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन से पता है क्या होता है, एक स्टैंडर्ड का इस कल्चर आ जाता है। यानी अगर मैं बात करूँ डोमिनोज की, ठीक है, बिकॉज यहाँ मैं केस स्टडी लेके बैठूंगा तभी तुम्हें चीज़ समझ में ज़्यादा बढ़िया आएगी। जैसे डोमिनोज है, ठीक है, डोमिनोज में आप ये समझ सकते हो कि भाई प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन यानी एक स्टैंडर्डाइजेशन लेके आना, एक पूरी फर्म में एक कल्चर लेके आना इंडस्ट्री के अंदर। जैसे डोमिनो है, तो डोमिनोज का क्या सीन है, डोमिनोज एक फास्ट सर्विंग रेस्टोरेंट है। क्या आप ये समझ सकते हो कि एक फास्ट सर्विंग हॉट स्टीम जो पिज़्ज़ा होता है उसको सप्लाई करने की एक फास्ट सप्लाई चेन यूनिट है। यहाँ पर चीज़ क्या हो रही है गाइस, मेरी बात सुनो, अगर एक पर्टिकुलर दुकान है, सपोज आपकी एक पिज़्ज़ा की दुकान है और आप चाहते हो कि भाई इसको आपको पूरे इंडिया में भेजना, तो आपको प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। यानी सबसे पहला आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ ढंग से, स्टैंडर्डाइजेशन लाना पड़ेगा। सारे जो भी लोग हैं वो एक ही तरीके का, आपको जो भी प्रोडक्ट है, चाहे आप लखनऊ चले जाओ, राजस्थान आ जाओ, मुंबई चले जाओ, हर जगह प्रोडक्ट आपका सेम रहना चाहिए, उसका स्वाद सेम रहना चाहिए। ठीक है, हर जगह का जो लेबर है, जो स्टाफ है, वो आपके वर्क कल्चर के अकॉर्डिंग जो रूल्स और डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए। जो आपकी टाइम लिमिट है पिज़्ज़ा को डिलीवरी की, वो आपकी हर जगह सेम होनी चाहिए। यानी एक स्टैंडर्डाइजेशन आना चाहिए, तब क्या होगा कि वो प्रोडक्ट और ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होगा। ठीक है, जब एक स्टैंडर्डाइजेशन आएगा, ठीक है, बिकॉज आज यूज़र आके आपसे खरीदेगा तो वो भी सेम पैकेजिंग आपको मिलनी चाहिए, चाहे वो लखनऊ में चला जाए, राजस्थान में चला जाए, हर जगह सेम पैकेजिंग मिलनी चाहिए। ये प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर खेल है। तो ये सॉल्व क्या करता है, सबसे पहले स्लो प्रोडक्शन लाइन को बिल्कुल हटा देगा, प्रोडक्शन लाइन को स्लो होने नहीं देगा, बिकॉज अब आपको एक्सपेंड भी करना है। लॉन्ग पेंडिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो होता है उसको खत्म कर देगा। जो एरर्स होते हैं उनको क्या कर देगा, रेक्टिफाई कर देगा। बॉटल नेक्स जो होते हैं किसी भी वर्क स्टेशन के, उसको सॉल्व कर देगा। जो प्रोडक्टिविटी में इनकंसिस्टेंसी है वो सॉल्व कर देगा। यानी बेसिकली पूरा खेल प्रोडक्टिविटी पे ही हो रहा है। इम्पैक्ट क्या है इससे करने का, अगर आपने एक बार प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन कर दिया, सपोज मैंने डोमिनोज जैसे एक चेन बना दी मेरी पूरी, तो उससे क्या होगा, सेल्स बढ़ेगी। ठीक है, जो रोटेशन है पैसे का वो बहुत फास्ट हो जाएगा मेरा मार्केट में। ठीक है, कंपनी कैन थिंक अबाउट एक्सपेंशन प्लान्स, जो मैंने बोला था तुम्हें। ठीक है, एम्प्लॉयज़ क्या होंगे और एनकरेज होंगे कि यार हमें स्टैंडर्डाइजेशन, हमारे क्लोथ एकदम स्टैंडर्डाइज है, हम खुद एक मतलब एक समझ सकते हो ना, यूनिफॉर्म हो गई वगैरह, उससे वो खुद एनकरेज होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है भाई कि वो बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट और डिलीवर होगा, क्योंकि उसका जो एक्सपीरियंस है कस्टमर का वो इंप्रूव हो जाएगा काफ़ी हद तक। प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो जाएगी, बिकॉज जब आप इतना फास्ट काम करोगे, इतना बल्क में काम करोगे, तो सप्लाई बहुत तेज़ी से आएगी, तो आपकी जो खरीदने की कॉस्ट है वो भी थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, अब मेथड्स क्या क्या है, अब इसमें कर क्या सकते हो, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैनेज इन्वेंट्री, प्रिपेयर स्टाफ, स्टैंडर्डाइजेशन करना, ठीक है, पॉसिबल इश्यूज़ को पकड़ना, कंपनी कम्युनिटी के प्लान्स को समझना, ठीक है, फॉरकास्ट और मार्केट एक्सपेक्टेशन। जैसे आज मेरी बात सुनो, अपने आलू टिक्की बर्गर चलता है मैकडॉनल्ड्स में, लेकिन बाहर नहीं चलता, बाहर आलू टिक्की बर्गर नहीं है। वो सिटी के हिसाब से उन्होंने आइकॉनिक डिशेस प्लान की हुई है। तो ये क्या किया उन्होंने, मार्केट को समझा, यहाँ का मार्केट अलग है, वहाँ का मार्केट अलग है, और कहीं और का मार्केट उससे भी अलग है। तो उस मार्केट के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से प्लान कर रहे हो, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो यही था तुम्हारा बेसिक चीज़ें। अब इनको थोड़ा और डिटेल में मैंने लिखा हुआ है कि जब फॉरकास्ट, मार्केट एक्सपेक्टेशन, मतलब फ्यूचर सेल्स को समझना, बेसिकली जो नंबर्स हैं उनके ऊपर काम करना।
ठीक है, जिसमें आप हिस्टोरिकल डेटा को पढ़ सकते हो, ट्रेंड्स को समझ सकते हो, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हो। इन्वेंट्री को मैनेज करना अपने आप में बढ़िया है, रेफर्स टू ऑर्डरिंग, स्टोरिंग, यूजिंग एंड सेलिंग कंपनीज इन्वेंट्री, बढ़िया, ये भी चीज़ हो जाएगी। प्रिपेयर स्टाफ फॉर प्रोडक्शन, भैया एक पर्टिकुलर गोल वगैरह बताना, अपनी वर्क फोर्स को ट्रेन करना, उनको पर्टिकुलर रूटीन में सेटअप बैठाना, उनको ये चीज़ बताना कि भाई कैसे फास्ट काम करना है, कैसे तुम्हें अपने क्लोथ्स को प्रॉपर डिसिप्लिन को फॉलो करना है, पैकेजिंग किस तरीके से तुम्हें करनी पड़ेगी, एक दूसरे में इंटरडिपेंडेंसी कोऑर्डिनेशन कैसा होना चाहिए हर सेगमेंट्स का, ठीक है। जब भी आप एक बड़े एक्सपेंशन करोगे आपको इंटरडिपेंडेंसी कोऑर्डिनेशन आना चाहिए, टेक्नोलॉजी बेसिस कैसे मूव होगा, ये सारी चीज़ें। एक पर्टिकुलर स्टेप को स्टैंडर्डाइज करना, जैसे पिज़्ज़ा के अंदर जिसका बन लगाने का, जो पिज़्ज़ा लगाने का काम है, पिज़्ज़ा लगाने वाले का काम है, पकाने वाले का जो ओवन के अंदर सेटिंग का काम है वो एक बंदे का काम है। तो जो कोऑर्डिनेशन होना है, स्टेप्स को स्टैंडर्डाइज करके एक मैनुअल बना देना कि भाई अगर ये पिज़्ज़ा बनाना है, हमारी कंपनी का पिज़्ज़ा बनाने का ये तरीका इस मैनुअल में लिखा हुआ है, इसको आप फॉलो करो, हर स्टेशन पे एक मैनुअल होगा और एकदम सेम स्वाद का पिज़्ज़ा हर जगह बन जाएगा। तो स्टैंडर्डाइज हो गया, जिससे एक्सपेंशन भी आसानी से होता है, ठीक है। पॉसिबल इश्यूज़ को आइडेंटिफिकेशन करना, ठीक है, कि भाई गड़बड़ का हो रही है, और इश्यूज़ को जब एक पर्टिकुलर वर्कफोर्स खुद ही आइडेंटिफाई करे, एक कल्चर बना देना बेसिकली अपनी पूरी इंडस्ट्री के अंदर, कंपनी के अंदर। तो अगर आपको वो खुद ही पकड़ ले पॉसिबल इश्यूज, तो रिवॉर्ड रिकॉग्निशन दे देना, ये आज का एक हो जाता है आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल इश्यूज़ का। प्लान को कम्युनिकेट करना, एक पूरा ग्रुप बना के रखना जिस पर सारी चीज़ें होगी, ये चीज़ें समझनी चाहिए। अब आता है लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन मतलब कम कॉस्ट कब होती है, या तो आप आउटपुट को बहुत बढ़ा दो, मार्केट में आउटपुट आपका बहुत ज़्यादा है, यानी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है, या आप क्या कर सकते हो, कॉस्ट को मिनिमाइज कर दो, तब आपको फ़ायदा हो जाएगा। यानी यहाँ फ़ायदा आपको होना चाहिए, या तो आप आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ा दो तो भी पैसा आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, या कॉस्ट को घटा दो तो भी लोग ज़्यादा खरीदेंगे, तो फ़ायदा आपको होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझनी है भाई। प्रिंसिपल क्या बोलता है, यही चीज़ बोलता है कि आपके पास सपोज 2 फैक्टर ऑफ इनपुट्स हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर आउटपुट करने के लिए अगर हम 2 फैक्टर ऑफ इनपुट्स को लेके चलते हैं, ठीक है, एंड द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन विल बी सच दैट देयर विल बी एन इनवर्स प्राइस रेशियो विच विल बी इक्वल टू द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी क्या होगा, यहाँ पर जब 2 यूनिट्स को कंसिडर किया जाता है एक गिवन आउटपुट के लिए, तो जो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन यहाँ से निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, वो होगा तुम्हारा इनवर्स प्राइस रेशियो, ठीक है। जो इनवर्स प्राइस रेशियो होगा विच विल बी इक्वल टू द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसको समझ जाओ। तो 2 चीज़ें याद रखनी है, पहला 2 फैक्टर इनपुट्स आर कंसिडर फॉर अ गिवन आउटपुट, देन द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन विल बी सच दैट देयर विल बी इनवर्स प्राइस रेशियो। जो इनवर्स प्राइस रेशियो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के। तो ये जो सीन होगा, ठीक है, और आपने 2 फैक्टर ऑफ इनपुट माना है एक आउटपुट के लिए, तो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, इनवर्स प्राइस रेशियो विच विल बी इक्वल टू द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, यूनिट ऑफ वन इनपुट फैक्टर दैट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर सिंगल यूनिट ऑफ अदर फैक्टर। यानी एक इनपुट फैक्टर को अगर आप दूसरे इनपुट फैक्टर के साथ सब्स्टिट्यूट कर देते हो, यानी चेंज कर देते हो उनकी जगह को, तो ये जो चीज़ होती है इसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी कितना आपने इनपुट फैक्टर्स के अंदर सब्स्टिट्यूशन किया है वो निकल के आते हैं, उसकी रेट को निकालते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। तो ये क्या होती है, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ रिप्लेस्ड रिसोर्सेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट ऑफ एडेड रिसोर्सेज। समझ गए, ये तुम्हारी क्या होती है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। प्राइस रेशियो मतलब ज़्यादा कुछ इतना दिक्कत वाली बात नहीं है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द प्राइस कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एडिड रिसोर्सेज टू द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रिप्लेस्ड रिसोर्सेज। यानी जिस रिसोर्सेज को आपने ऐड किया है उसकी प्राइस ऊपर लिख देंगे, और जिस रिसोर्सेज को आपने रिप्लेस किया, इसको हटाया है, उसको नीचे लिख देंगे। यानी x1 क्या है, प्राइस किसकी है, एडिड रिसोर्सेज की, और x2 क्या है, प्राइस तुम्हारी रिप्लेस रिसोर्सेज की। उसका रेशियो आप निकाल दोगे, प्राइस रेशियो आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक कंसेप्ट आपको फटाफट से बता देता हूँ वापस, जो कि मैं आपको बताना चाह ही रहा था, ठीक है, जो कि ऊपर चलते हैं, बिकॉज अब आप आइसोकॉन्स वगैरह को सब समझ चुके हो क्या चीज़ है ये चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हो, प्रोडक्शन फंक्शन का बेसिकली ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वापस इकोनॉमिक रीजन में हमने क्या देखा था, हमने सिर्फ यही चीज़ देखी थी भाई कि यहाँ पर हमने जब 2 आइसोकॉन्ट कर्व्स हम बनाते हैं, अपर रिज और लोअर ब्रिज लाइन। अपर ब्रिज लाइन मतलब क्या हो जाता है, यानी जब हम y से लेके ऊपर की तरफ एक L मार्क करते हैं, और लोअर ब्रिज लाइन जब डाउन की तरफ एक y से लेके मार्क करते हैं, वो होता है लोअर ब्रिज लाइन, ऊपर की तरफ होता है अपर ब्रिज लाइन। जहाँ पर तुम्हारा जो MPP होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। और जो तुम्हारा बीच का इकोनॉमिक रीजन होता है, इन दोनों के बीच का जो रीजन होता है, यानी द एरिया बिटवीन द अपर ब्रिज लाइन एंड लोअर ब्रिज लाइन इज टर्म्ड एज नथिंग बट इकोनॉमिक रीजन। यानी इस जगह पे MPP जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है, 0 होता है, कैपिटल और लेबर का, और ये सबसे प्रॉफिटेबल रीजन माना जाता है। समझ गए, इस चीज़ को समझ जाओ।
जो चीज़ें मैंने यहाँ पर भी बताई हुई है। तो आई थिंक आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी, सीरीज़ 2 आपको अच्छी लगी होगी, एपिसोड 2 आपको पसंद आया होगा। जो हमने पॉकेट MBA सीरीज स्टार्ट की उसका एपिसोड 2 था ये, जिसमें हमने बात की प्रोडक्शन एनालिसिस के ऊपर, थ्योरी और प्रोडक्शन के ऊपर। तो अगली जो वीडियो आने वाली है वो आएगी कॉस्ट कंसेप्ट्स के ऊपर, तो तैयार रहना उसके लिए। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आई होप तुम दिवाली बहुत शानदार बनाई है गाइस, बट मिलता हूँ आपको ऐसी अगली वीडियो के अंदर। दिस इज हर्षवर्धन।